जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम लगातार चल रहा था दोस्तों। मैं आपके साथ बना रहा स्टैटिक जीके का दोस्तों एनालिसिस देता रहा। डेली की डेली स्पेशल एनालिसिस आपको मिलती रही, उससे प्रश्न भी आते रहे। आप लोग कल एग्जाम कैसा गया दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए। उसके साथ साथ 1 मार्च को जो परीक्षा हुई है उसकी कंप्लीट एनालिसिस जो अभी तक मिले, जितने क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। थर्ड शिफ्ट में दोस्तों किसी का अगर पेपर होगा तो उसी से कुछ कम क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बच्चे जो है लास्ट में जो है एग्जाम देने के बाद प्रश्नों को उतना ज्यादा बताना नहीं चाहते हैं। अब जो है फर्स्ट और सेकंड के तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब एग्जाम अपनी समाप्ति की ओर है तो थोड़ा सा लोग इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं कि जो है क्वेश्चंस पे डिस्कस करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एनालिसिस लेकर के दोस्तों हाजिर हूं। और चलिए, जिनका पेपर 11 मार्च तक है वो एकदम निश्चिंत रहें, उनके लिए मैं बीच बीच में कंटेंट लाता रहूंगा और जो भी एनालिसिस या जो भी एग्जाम्स होंगे और भी कराता रहूंगा। आपका कौन सा एग्जाम आने वाला उसको कमेंट करिए दोस्तों। चलिए आज देख लेते हैं आज की क्लास में क्या है खास। और वीडियो में 1 मार्च का पूरा जो है एनालिसिस करके दूंगा आपको। 28 फरवरी के रिवीजन भी अगर कुछ होगा तो करवा दूंगा। इसके बाद क्या नया पैटर्न है इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हाँ, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? लगातार नृत्य के प्रश्न डेली 1-2 पूछ रहा है दोस्तों, और नृत्य का 20 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है, रोज बताता हूं और उसी से जो है प्रश्न आ रहे हैं। आप प्लीज उसको देख लीजिए प्लेलिस्ट पर। स्टैटिक जीके इजी वे नाम से मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसमें 2 क्लासेस, एक नृत्य की और एक जनगणना की, वेरी इंपॉर्टेंट पड़ी है, मात्र 20-20 मिनट की, उसको देखिए। अब देखिए, भरतनाट्यम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। अब भरतनाट्यम का देखिए स्पेशल तरीके से आपको मैप लगा करके, ऐसा दोस्तों कहीं मुझे तो नहीं लगता कि जल्दी आपको अवेलेबल होगा। और इसका पूरा डेटा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ये यहाँ पर देखिए, यह तमिलनाडु स्टेट है जो है आपको, और उसके बाद जो है इसका भरतनाट्यम और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जहां से प्रश्न पूछने की संभावना है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो प्रश्न पूछ चुका है वह प्रश्न अब रिपीट करने की संभावना नहीं के बराबर, लेकिन उस चैप्टर से प्रश्न तो आएंगे ही। तो इसका विकास जो है दोस्तों मुख्य रूप से तमिलनाडु के मद्रास और तंजौर में विकसित होता है। घराने तंजौर और कांजीपुरम पंडलूम, इन तीनों को पहाड़ी कहा जाता है संयुक्त रूप से। आधुनिक काल में इसे उच्चतर स्तर पर लाने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। तथा प्रमुख कलाकार की बात करें तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न आता है। और एक सोनल मान सिंह, ये लोग जो है पद्मश्री वगैरह विजेता हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको आप जरा सा याद रखिए, प्रमुख कलाकार इसके हैं, इनसे प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, थोड़ा आपको बहुत ही मतलब कम समय में सारा जो है कोशिश करूंगा कि पूरा डेटा दोस्तों दे दूं, क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक जीके के इतने कठिन कठिन प्रश्न जो है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में बन रहे हैं दोस्तों। अब अच्छा, कई बार आप लोग जो है कहते हैं कि सर प्रश्न ये नहीं आया था, प्रश्न वो नहीं। दोस्तों पूरे प्रश्न एग्जैक्ट किसी को नहीं मिल पाते हैं। मेरा उद्देश्य केवल उस टॉपिक को कवर करना रहता है, मुझे वह टॉपिक मिल जाती है, मैं प्रश्न अपने हिसाब से कोई एक कह लीजिए कि आपके लिए कोई एक प्रश्न बना देता हूँ, लेकिन पूरा टोटल का टोटल जो है उस टॉपिक का विश्लेषण कर देता हूँ जो टॉपिक आया रहता है एग्जाम में। क्योंकि मेमोरी बेस्ड है ना, पूरे प्रश्न कहीं से डाउनलोड तो हो नहीं जाएंगे। जो कोई व्यक्ति बता दिया कि सर जो है हड़प्पा से आया था, तो मैंने हड़प्पा का पूरा जो है एनालिसिस आपके सामने दे दिया। किसी ने बता दिया कि सर जो है इसके बाद पंजाब नेशनल आया था, तो मैंने पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक, जितने बैंकों से बने वाले प्रश्न थे टोटल आपको दे दिया। यही मेरा मोटो है दोस्तों। केवल आप अगर ये समझेंगे कि सर ये प्रश्न नहीं आया था, वो प्रश्न इस तरह के कमेंट करेंगे, तो उससे एक डिमोटिवेशन होता है। ये जो वही प्रश्न है जो आप ही लोग परीक्षा देकर मेमोरी बेस्ड बताते हैं। तो अब देखिए, जयदेव उनादकट आईपीएल 2022 में किस टीम से खेले थे? एक्चुअली कुछ नए जो है खिलाड़ियों की चर्चा जो है हुई थी, इसके बारे में जान लीजिए। विथ विच टीम डिड जयदेव उनादकट प्ले इन आईपीएल 2022? इसको ध्यान रखिए। अब जयदेव उनादकट के बारे में थोड़ा सा समझिए क्या है। अपने आईपीएल कैरियर में 7वीं फ्रेंचाइजी में लखनऊ सुपर जायंट्स LSG से इन्होंने 50 लाख में जो है इनको मतलब इनकी जो है खरीदारी हुई थी, इनको खरीदा गया था। इसके बाद आईपीएल में जयदेव उनादकट का रिकॉर्ड जो है, भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने साल 2010 में आईपीएल का डेब्यू किया। ये समझ लीजिए कि ये तेज गेंदबाज है, और कब ये डेब्यू करते हैं? 2010 में आते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। इनका जो रिकॉर्ड एक तरह से कहा जाए तो यह एक तेज गेंदबाज है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। और वह कितने रन, कितने बॉलर, उस पर अब उतना कोई याद नहीं रख पाएगा। फिलहाल पूछे कि जयदेव उनादकट क्या है, तो एक जो है फास्टर बॉलर है, और क्या है तो इन्होंने 2010 में अपना आईपीएल का डेब्यू किया था। अब इसी तरह की एक और खिलाड़ी हैं मनीष पांडे की, आप ध्यान रखिए। इनसे प्रश्न, चूंकि अब ये वाले आपके लिए कम इंपॉर्टेंट हो गए हैं, मनीष पांडे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मनीष पांडे भी इस बार दिल्ली कैपिटल्स यानी दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेले, और दिल्ली फ्रेंचाइजी ने उन्हें लगभग 2.4 करोड़ रुपए में खरीदा था। मनीष पांडे के लिए आईपीएल की जो 7th फ्रेंचाइजी थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। मनीष पांडे और जयदेव उनादकट यहाँ भारतीय खिलाड़ियों में टॉप पर हैं। वैसे आईपीएल में सबसे ज्यादा टीमें, जो टीमों में खेलने वाली बात की गई है, उसमें ओपन जो है
ओपनर ओरोन फिंच का नाम जो है आता है सबसे ऊपर, जो है 9 अलग अलग टीमों का हिस्सा यह रह चुके हैं। अब आइए थोड़ा सा आईपीएल की ट्रॉफी और उस पर थोड़ा सा हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दिया भी हुआ है, अब समझिए। यहाँ पर 2022 में उसी को थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा इधर दे दिया है, वही डेटा यहाँ पर भी है। 2022 में गुजरात टाइटंस जीतती है राजस्थान रॉयल्स को हरा करके, और होता कहाँ है, अहमदाबाद में, और 10 टीमें खेलती हैं। हार्दिक पांड्या कप्तान रहते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच जो है बनते हैं, और जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज जॉस बटलर, इसको याद रखेंगे। 21 का ध्यान दीजिए क्योंकि 21 का भी करंट अफेयर पूछ रहा है। तो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर है, दुबई में होता है, 8 टीमें खेलती हैं। 2 टीमें इस बार बढ़ी थी, एक लखनऊ वाली और एक जो है अहमदाबाद वाली, ये दोनों टीमें बढ़ी थी, और गुजरात वाली, इसको आप ध्यान रखेंगे, यही 2 टीमें नई थी। टाटा इस बार जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर था, इसको आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे। वही डेटा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा डिटेल में है, इसको भी आप अगर चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कितनी बार जीता है। कौन, कोई एक बार जो है डेक्कन चार्जर जो है एक बार, राजस्थान रॉयल्स से एक बार, सनराइजर्स से एक बार, सर्वाधिक बार मुंबई इंडियंस 5 बार जीती है, चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार। वह डेटा यहाँ पर मैंने आपको इधर सनवाइज दे दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम दोस्तों, अब क्या बताऊं मैं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि टोटल जो मैं बता दूं वही एग्जाम में आ जाए, लेकिन ये जरूर कोशिश मेरी रहती है कि मैं क्या बता दूं जो एग्जाम में आपके स्टैटिक जी के वहां से 1-2 क्वेश्चन आपको उस प्रश्न से जरूर मिल जाए परीक्षा में। कोशिश तो दोस्त यही रहती है, अब कहीं अप डाउन हो सकता है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं दोस्तों, लेकिन सब्सक्रिप्शन का रेशियो ना के बराबर होता है। प्लीज सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए, रिच कंटेंट जो स्टैटिक जीके का है हर एक परीक्षा। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए, क्योंकि लगभग अब सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एग्जाम जो है खत्म होने की कगार पे है, तो अब मैं ये चाहूंगा कि आपकी डिमांड हो, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे व्यूअर हैं, वो कमेंट करें कि किस एग्जाम के फॉर्म को उन्होंने अप्लाई किया है, कौन सी जो है भर्ती उनकी अगली आने वाली परीक्षा, या कौन सी एग्जाम की मैं एनालिसिस लेकर आऊं, आपने कौन सा फॉर्म भरा है, जो हमसे आप जो है एनालिसिस उसका चाहते हैं, ये कमेंट करिए आप। हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर के साक्ष्य नहीं मिले हैं? अब यह तो ऑप्शन से बताया जा सकता है कि वहां पर क्या रहा होगा, लेकिन मैं सारे जानवरों से संबंधित साक्ष्य और इमेजेस और भी जो जो साक्ष्य मिले हैं उनको मैं लाकर आपके सामने रख दिया हूं। अब समझिए, एविडेंस ऑफ विच एनिमल हैज नॉट बीन फाउंड इन द हड़प्पान सिविलाइजेशन। अब इसको समझिए। अब गाय, ऊंट और घोड़े, इनको ध्यान दीजिए, गाय, ऊंट, घोड़े और शेर को मुहरों पर नहीं दिखाया गया, क्योंकि जो मुहर थी उन्हीं से, जो इस तरह से मुहर देख रहे हैं ना, तो ये जो मुहर है यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस मुहर पर जिनको दिखाया गया है उन्हीं को जो है जानवरों का साक्ष्य, और कुछ इस तरह से खुदाई से जो प्राप्त अवशेष हैं, जैसे भेड़ वगैरह देख रहे हैं आप यहाँ पर, और ये जो है आप देख रहे हैं जो एक सींग वाला बैल की बात की गई है, और ये जो कुबड़ वाले सांड की बात की गई है, तो ये सब तो मिले थे वहां पर। वास्तव में घोड़ा एक ऐसा जानवर था जो हड़प्पा सभ्यता के लिए अज्ञात था। एक जैसे एक बड़ी बात होती है ना, किसी राज्य में हाथी घोड़े की बात होती है साम्राज्य में, तो घोड़ा उनके बारे में शायद उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि उससे संबंधित जो है बहुत कम ऐसा कोई साक्ष्य स्पेशली नहीं मिला है। अब उसमें यूनिकॉर्न, यानी यूनिकॉर्न माने एक सींग वाला बैल, जो ये वाला देख रहे हैं, जो यहाँ पर देखिए एक सींग है ना, तो यूनिकॉर्न यानी बैल सबसे अधिक जवानों का प्रतिनिधित्व करता था, यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न शब्द के बारे में आप जानते ही हैं कि नए और बड़े स्टार्टअप को जो है यूनिकॉर्न कहा जाता है आज के डेट में। जैसे अभी फिजिक्स वाला जो है सबसे बड़े यूनिकॉर्न बने हैं, बिजनेस के क्षेत्र में यहीं से यूनिकॉर्न शब्द वगैरह को लिया गया है। बिल्ली, कुबड़ वाला सांड, बैल, शॉर्थॉर्न मवेशी भी पाए गए थे। कुबड़ वाला सांड देखिए ये है, और बिल्ली वगैरह की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको चित्र वहां पर दिए गए हैं। अब समझिए, यहाँ पर आभूषण के अवशेष मिले हैं। एक मुहर देखिए, उस पर जो है ये वाला जो चित्र जो आप देख रहे हैं ये मिला हुआ है। बाट कुछ इस तरह से थे, आयताकार, इनको ध्यान रखिए। बाट कैसे थे, गोल नहीं, ऐसे जो है वर्गाकार आयताकार बाट उनकी थे। इसको भी पक्की जो है, पक्की मिट्टी से बना हुआ वृषभ सांड मिला है। धातु के औजार पाए गए हैं दोस्तों, इसको भी याद रखें। अवतल चक्की इस तरह से मिली है। फलक ये है। मनके जो है आपके सामने, मनके एकदम सुंदर सुंदर रंग करके वो लोग बनाते थे, है ना। फान्यास से बना एक पात्र, इसको भी आप, फायंस से बना एक पात्र, इसको ध्यान रखेंगे। तो टोटल साक्ष्य जो थे वो मैंने देने का प्रयास किया है, और एक सजेशन इस क्वेश्चन के माध्यम से कि आप जो है हड़प्पा सभ्यता से मिले जानवरों के साक्ष्य, स्थान और किस स्थान पर यह पाए गए हैं, इसको एक बार अपनी जो है बुक से आप रिवाइज करके जाएंगे। 1 नंबर मिल रहा है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में कई बार रिवाइज किया, धौलावीरा वगैरह, लोथल वगैरह, वो सब आ भी रहा है परीक्षा में। पिछले स्टैटिक में आपने देखा होगा कि मेरा एनालिसिस तो वहां से मिल रहा है पेपर। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने
सबसे 2 बार हो गया, देखिए गलती से, सबसे पहले किसका खाता खोला गया था पंजाब नेशनल बैंक में, सबसे पहले किसका खाता खोला गया था, कुछ यूं प्रश्न था बैंक से संबंधित। हु आर द फर्स्ट ओपन इन द जो है अकाउंट इन द पंजाब नेशनल बैंक, तो ये समझिए। अब समझिए यहाँ पर क्या है, कौन पहली बार किसका खाता खोला गया, तो उत्तर तो इसका आसान है, आप सीधी सीधी बात है कि जो है लाला लाजपत राय का जो है पहला खाता इसमें खुलता है। बैसाखी के त्योहार के दिन 12 अप्रैल 1895 को पीएनबी का कारोबार शुरू किया गया, पंजाब नेशनल बैंक, राष्ट्रीय बैंक के रूप में इनका काम शुरू होता है। बैंक के लिए जो है मई 1895 में ऑडिटर नियुक्त किया गया, मतलब बैंक की ऑडिटिंग शुरू हो गई, अप्रैल में शुरू हो गया और मई से इनकी ऑडिटिंग वगैरह का काम जारी हो गया। तो पीएनबी पूछ दिया दोस्तों, यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि प्रश्न बहुत खास आने वाले हैं। लाला लाजपत राय की जो है पंजाब नेशनल बैंक के साथ फोटो भी यहाँ पर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। अब आइए देखिए, हाँ बहुत अगर कुछ यहाँ से पूछने की संभावना बनती भी है तो मुझे लगता है कि ये बैसाखी के त्योहार वाला पूछ सकता है या फिर डेट शायद पूछे, लेकिन ऐसा बहुत इतना डीप नहीं जाएगा। एसबीआई का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बैंकों की तरफ अगर बढ़े हैं तो इधर जरूर हाथ लगेगा सीआरपीएफ वालों का। एसबीआई टीसीएस का यही पैटर्न है दोस्तों, एक चैप्टर में घुसता है तो अलग अलग सेक्शन अलग अलग टॉपिक की तरफ से प्रश्न उठाता है। एसबीआई 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक इसका नाम था। क्या नाम था दोस्तों, इतिहास थोड़ा सा जानिए, पूरा क्लियर कर दूंगा। इंपीरियल बैंक पहले इसका नाम था, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 यानी आज़ादी के 5 साल बाद जब संविधान लागू होता है उसके 5 साल बाद, मानी 1950 के 5 साल बाद जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। यह इंपीरियल बैंक का लोगो है और यह स्टेट बैंक का लोगो है। आपने नहीं देखा है तो दोनों देखिए, ये गुर्राते हुए शेर भारत के प्रतीक पुराने हैं, इनको भी ध्यान से देखिए। अंडर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 जो इसकी स्थापना होती है वो यहाँ पर लोगों में लिखा भी हुआ है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रखे जाने के बाद हर साल 1 जुलाई, 1 जुलाई को चूंकि होती है तो 1 जुलाई को एसबीआई की देश विदेश की शाखाओं में अब बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भाई जब उनकी स्थापना हुई तो स्थापना दिवस हो भी जाता है। तो अब इसमें इंपीरियल बैंक क्या था कि 3 बैंकों के विलय से बना बैंक इंपीरियल बैंक था। वो 3 बैंक कौन थे, 27 जनवरी 1921 को, क्योंकि 20 को इसकी स्थापना होती है, ध्यान दीजिए 1920 की अगर यहाँ पर मैं बात करें तो 1920 की 1920 को इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है और 21 को लगभग 1 साल बाद जो है बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, चूंकि मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी तीनों प्रेसिडेंसी की बैंकों को अंग्रेजों ने मिलाकर एक बैंक बना दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और जब आज़ाद हम लोग हुए, हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, 47 में जब आज़ादी मिली तो हमने जो है 55 में आकर के अपना स्वयं का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख लिया। अब चलिए टोटल दोस्तों एनालिसिस स्पेशल तरीके से मैं दूंगा, एकदम आराम से समझिए, अंत तक बने रहिए, एकदम ऑथेंटिक डेटा, जो भी डेटा दूंगा स्टैटिक जीके का एग्जाम में कभी न कभी तो आपको इससे मुलाकात जरूर होगी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अगर जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपको खुद लग रहा होगा कि ये प्रश्न कैसे हैं। मैग्नीज उत्पादन से प्रश्न आया था, पूरा प्रश्न तो नहीं मिला दोस्तों, आपको अगर पूरा प्रश्न याद हो या कहीं से मिला हो तो कमेंट करिए, लेकिन खैर पूरे प्रश्न से हमको बहुत मतलब नहीं। बहुत सारे बच्चे दोस्तों कमेंट में या हर जगह सर ये प्रश्न नहीं था वो, मैं कहता हूं दोस्तों जो प्रश्न आ गया उसे लेकर आप क्या करेंगे, उस प्रश्न को मत खोजिए, उस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्नों को खोजिए, उस चैप्टर को खोजिए, उस टॉपिक से बनने वाले तमाम तरह के स्टैटिक्स को खोजिए, क्योंकि अब आपको उनसे मुलाकात होनी है। बाकी तो डेटा तो मैं इतना दे रहा हूं कि जो भी प्रश्न मैग्नीज का बनाइए सब इसी में बनेगा। आइए देख लीजिए अभी आप अपने सामने सबूत। मैग्नीज प्रोडक्शन की बात करते हो, मैग्नीज का प्रोडक्शन अब होता क्या, मैग्नीज क्या है, एक ओर है, लौह अयस्क है जिससे लोहा निकाला जाता है। मैग्नीज एक लौह अयस्क जो है अयस्क है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आपके सामने म्यूजियम की फोटो लगाया हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैग्नीज कैसा दिखेगा। अब विश्व पटल पर अगर बात करते हैं दोस्तों तो मैग्नीज अयस्क उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथे स्थान पर है। कई जगह मैंने सर्च किया तो मुझे छठा भी दिखा, आप इसमें फिलहाल चौथे के साथ जाएंगे, लेटेस्ट आंकड़ा जो है आंकड़ा यही है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत आप कमेंट करने लगे कि सर छठा है, पांचवा है, तो फिलहाल जो है चौथे स्थान पर है। इसके बाद लौह अयस्क के निर्माण में मैग्नीज एक महत्वपूर्ण अवयव है जो मैं आपको बता चुका हूं। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से शुष्क बैटरी के निर्माण में किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में बात करें, ये तो है विश्व में बात कि चौथा हमारा जो स्थान था जो है, पहला स्थान अफ्रीका का, चीन का, ऑस्ट्रेलिया, माने पहला, दूसरा चीन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा इंडिया।
अब उसके बाद बात मैग्नीज का यूजेस भी आपने देख लिया, इसका प्रयोग क्या होता है। जिस टॉपिक को पढ़िए पूरा पढ़िए, तभी याद होगा। एक लाइन याद करेंगे, चौथा स्थान था, चौथा स्थान भूल जाएगा। पूरा पढ़ेंगे तो जुड़ाव महसूस होगा, पूरा डेटा। इसके बाद बात करते हैं भारत के संदर्भ में इसकी बात को। अब ये देखिए भारत का डेटा है कि भारत का 95% से अधिक जो है मैग्नीज 4 राज्यों से पाया जाता है। पहला उड़ीसा, सबसे टॉपर मैग्नीज में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, और कर्नाटक जो है केजीएफ वगैरह जो आप देख रहे हैं, खान सोने की भी वहां पर है। और कर्नाटक में मतलब जो दक्कन ट्रैप है, जो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, वहां मैग्नीज या और भी सारे धातुओं से एकदम भरा पड़ा हुआ है, तो कर्नाटक में पैदा होता है। चौथे स्थान पे आप देखिए तो 95% जो मैग्नीज का प्रोडक्शन है वह फुलफिल हो जाता है इन्हीं 4 राज्यों से। मैंने देखा कि कई लोग जो है मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान 95% बताए जा रहे हैं उत्तर, लेकिन एग्जैक्ट नहीं क्लियर कर पा रहा है कि भारत में और विश्व में क्या है स्थिति। प्रश्न तो अब क्या आया था तो जो दिया होगा वो जानता होगा, लेकिन असल में जो है मैग्नीज का पूरा चैप्टर आपके सामने है। उड़ीसा की बात करें, प्रश्न पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यह मैग्नीज में घुसा है यहां से तो टीसीएस इसको जो है प्रथम स्थान पर है कि नहीं यह पूछ सकता है कि राज्यों में मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। तो आइए एक बार क्यों ना हम जो है सर्वाधिक जो है 10 देशों की सूची को देख लें। खनिज भंडार में किसमें किस देश का पहला स्थान है। लोहा में चीन का पहला स्थान है, तांबा में चिली का पहला स्थान है, मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका जो मैंने आपको यहाँ बताया पहला स्थान है, बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया का, जस्ता में चीन का, सोना में चीन का, कोयला में चीन का। एक साथ याद कर लीजिए, लोहा, जस्ता, सोना, कोयला, खनिज उत्पादन में चीन का पहला स्थान है। कजाकिस्तान में यूरेनियम का भंडार है और इसी से लगभग कजाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है, जान लीजिए। खनिज तेल तो सऊदी अरब, तेल वहां पर है, जानते हैं, तेल खत्म खेल खत्म। सऊदिया वाले जितना भी अपना जो है कारोबार चलाते हैं तेल पर ही चलाते हैं, तो जो खनिज तेल की बात करते हैं तो सऊदी अरब की बात आ जाती है। दूसरा तीसरा स्थान यहाँ पर दिया हुआ है। भारत की बात करें तो भारत का जो है लोहा में दोस्तों जो है चौथा स्थान यहाँ पर, ये देखिए। फिर भारत को अगर खोजें यहाँ पर तो इसके बाद देखिए यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यहाँ पर जस्ता में जो है 5वां स्थान, और जो है चौथा स्थान जो है इसका यूएसए का है। ऐसे इस तरह से जो है लोहा उत्पादन हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें हम जो है विश्व पटल पे चौथे स्थान पर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह पूरा डेटा है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेकर के देखिए, यहाँ से प्रश्न जो है आ सकते हैं। अब जब इस सेक्शन में आया है तो इस डेटा से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? व्हेन वाज द वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? तो आइए कुछ जरूरी एक्ट पर चर्चा कर लेते हैं जहां से प्रश्न लगातार बन रहे हैं। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में जो है पारित होता है। यह पूछा हुआ प्रश्न है, पूछ चुका, अब यहां से संभावनाएं ना के बराबर है। भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा में महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ये आप जानते हैं, और 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। क्योंकि कोई एक्ट पास होता है तो पास होने के साल भर 6 महीने बाद ही वो इम्प्लीमेंट हो पाता है, अप्लाई हो पाता है, लागू हो पाता है। अब इमेजेस के बारे में भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। बाल संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है, यह प्रश्न अब पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि ये वाला तो आपको पूछ चुका है तो यहां से नहीं, लेकिन ये वाला आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इस आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम यानी 2005 में ही बाल संरक्षण की बात होती है। बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 लाया जाता है और मार्च 2007 से जो है इसका कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। कन्या भ्रूण हत्या की बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1870 में 8वां अधिनियम ब्रिटिश भारत का एक विधायी अधिनियम था, एकदम शुरुआत में, जिसका उद्देश्य कन्या शिशुओं की हत्या को रोकना था। और उसी तरह से अगला अधिनियम की बात करें, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी, जिसे पीसीपीएनडीटी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1994 में भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है, जो आप हर जगह पोस्टर देखते होंगे कि जो है यहाँ पर हमारे भ्रूण लिंग का परीक्षण नहीं किया जाता है। अस्पतालों में हर जगह आपने देखा होगा, तो वह इसी एक्ट का परिणाम है कि कहीं पर भी मेल फीमेल चाइल्ड को जो है टेस्ट करके, ऐसा नहीं कि फीमेल चाइल्ड जो अगर वहां पर जांच की जाए और फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाए तो ये दंडनीय अपराध है, उसके लिए आपका 1994 में एक्ट आता है। तो इन सारे एक्ट को आप एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये देखिए महिला संरक्षण अधिनियम वाला है, जिसमें शारीरिक जो है प्रताड़ना देना, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना देना वगैरह सब चीजें इसमें आती हैं। और कन्या भ्रूण हत्या वगैरह पे क्या है आप देखिए, दहेज जैसी प्रथाएं, बाल विवाह जैसी प्रथाएं, इसलिए जो है थोड़ा सा जो है
लड़कियों पे जो कह लीजिए कि अत्याचार की चीज़ें हैं, जो भ्रूण हत्या की चीज़ें हैं वो बढ़ती हुई दिखती हैं, वो आपके सामने लगाई गई हैं। और इसका एक ही निदान है दोस्तों, मैं कहता हूँ इन सारे अधिनियम को छोड़ करके, ये सारे अधिनियम तो है ही हमारे यहाँ, केवल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए तो ये सारे अधिनियम शायद इनकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि एकदम नहीं पड़ेगी, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन मैक्सिमम एजुकेशन ही इसका एक निदान है और कुछ नहीं। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया? मैंने यह दोस्तों पहले इसको बताया था, आज वही प्रश्न देखिए यहाँ पर आ गया है। डिजिटल स्टेट जो है किसको घोषित किया गया है? केरल को। ध्यान दीजिए, विच इज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट, औपचारिक रूप से केरल को डिजिटल स्टेट घोषित किया गया। अब क्यों? केरल ने कुछ ऐसी ऐसी पहल की दोस्तों, केरल की कुछ पहल देख लीजिए जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है, क्योंकि केरल बहुत इंपॉर्टेंट एक राज्य बन जाता है परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भारत में केरल का पहला राज्य बना जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा मौजूद है। के फोन जिसका नाम है दोस्तों, यहां पर देखिए के फोन, के फोन का पूरा नाम जो केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड, के फोन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड, के फोन। यहां पर ये देख लीजिए केरल का खुद का इंटरनेट सर्विस है। इसके बाद एक और चीज केरल करता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है सी स्पेस लॉन्च करता है। केरल के संस्कृति मंत्री जो है साजी चेरियन, और उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस की घोषणा करते हैं। यह देखिए यहाँ पर सी स्पेस का भी इमेज लगाया हूं, देखिए चीजों को याद करिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पूछ दिया है तो आने वाली पाली वालों के लिए ये प्रश्न जो है के फोन वाला और सी स्पेस वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में उष्णकटिबंधीय में कौन सा राज्य आता है? तो कटिबंध मतलब जो एक एरिया है, जो जोन है, जो कहां पर वर्षा ज्यादा होती है, कहां पर शीत ज्यादा होती है, उस हिसाब से डिवाइड किया जाता है ट्रॉपिक्स को। तो आइए थोड़ा सा एक पृथ्वी के मैप को और इंडिया के मैप को, दोनों को एक बार अब मैं आपको बताऊंगा। उत्तर पे चर्चा अगर कर लें तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, माने 50 मिलीमीटर से भी नीचे वर्षा होती है, तो उष्णकटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्र वो माने जाते हैं। जैसे दक्षिण पश्चिमी पंजाब की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी के भी कुछ अर्ध शुष्क क्षेत्र इसमें शामिल है। जैसे यूपी का भी जो ये वाला एरिया आपको देखेंगे तो ये वाला एरिया इसमें शामिल है। अब मैप पे थोड़ा सा आप आइए इधर, उससे पहले एक बार आप यहाँ नीचे देख लीजिए, एक छोटा सा मैं आपको इमेज लगाया हूँ, इसको आपने भूगोल की क्लास में कई बार पढ़ा होगा। पृथ्वी का एक जो हम कह लीजिए कि जो रेखाएं हैं उनके हिसाब से बांटा गया है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो सबसे यहाँ तो ध्रुवों पर शीत है, तो यह शीत कटिबंध है। उत्तरी ध्रुव में भी उत्तरी शीत कटिबंध है। फिर शीत से नीचे आएंगे और इधर देखिए भूमध्य रेखा पर एकदम गर्मी है। यह ध्यान दीजिए, ध्रुवों पर जो है शीत है और भूमध्य रेखा पर जो है कि गर्मी है। तो गर्मी वाले एरिया को उष्ण यानी गर्म कटिबंध कहा जाता है, गर्म क्षेत्र, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है वर्ष भर, यह भी आपने पढ़ा है। तो जो उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा पर है, अब अगर इस तरह से ये वाला अगर आपको दिख रहा होगा, तो जो उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा पर है और शीत कटिबंध ध्रुवों की तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एरिया न तो ज्यादा गर्म न तो ज्यादा ठंडा होगा, ये वाला एरिया, और नीचे से ये वाला एरिया। तो शीत उष्ण दोनों होगा, हल्का शीत हल्का उष्ण। तो अगर पूछे आपसे दोस्तों तो 0 डिग्री पर उष्ण है, और उससे ऊपर चलेंगे तो उष्ण कटिबंध, और उसके बाद उससे ऊपर जाएंगे 33.5 पे, तो आपको जो है 23.5 डिग्री पर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा, और नीचे उसी तरह से दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा। सबसे नीचे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे अगर आप पोलर पे, तो एकदम शीत कटिबंध मिलेगा। आप अपने माइंड में दो चीज तो याद रख लीजिए कि ध्रुवों पर ठंडी है तो शीत कटिबंध, और भूमध्य रेखा पर गर्मी है तो उष्ण कटिबंध। इन दोनों के बीच में दोनों कटिबंध पाए जाएंगे। जैसे कोई ऐसा क्षेत्र होता है ना, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, तो वही वाली स्थिति यहाँ पर है। अब आइए अपने इधर जो है थोड़ा इंडिया मैप की तरफ देखिए। यहाँ रेड कलर को, ग्रीन कलर को, येलो कलर को, ऑरेंज कलर को, और इस तरह से जो है हल्का जो है ग्रीन और ऑरेंज का मिक्स कर दोनों कलर को समझेंगे। जो ग्रीन वाले एरिया है वो तो एकदम हरे भरे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका जो है, यहाँ पर बारिश भी अच्छी मात्रा में होती है, और यहाँ पर जो है यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड, असम वगैरह, यहाँ पर मणिपुर वगैरह, मेघालय, ये सब बारिश के अच्छे खासे जोन है। बरसात यहाँ पर खूब अच्छी मात्रा में होती है, और साथ में सदावाहिनी नदियां भी यहाँ चलती रहती हैं, वर्ष भर बहती हैं। तो ये वाला एरिया तो एकदम जान के चलिए कि आपका अच्छा है, उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ का कटिबंध जो है लगभग जो है आपका शीतोष्ण दोनों है, मतलब ठंडा गर्म दोनों है। लेकिन उष्ण कटिबंध की बात करें, गर्म कटिबंध की बात करें, तो देखिए राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पर बरसात एकदम ना के बराबर होती है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे
और यहाँ पर तो रेड वाले में तो एकदम खतरा है, और इधर थोड़ा बहुत हो भी जाती है येलो वाले में, तो यह स्थिति है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर की तरफ भी बर्फबारी वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी आपको उसी में रखा गया, शीत कटिबंध में। और नीचे की बात करें अगर आपको जो है हॉट डिजर्ट, यहाँ पर देखिए संकेत है, थोड़ा छोटा होगा, मोबाइल में दिख नहीं रहा होगा। तो ये देखिए ये वाला ग्रीन वाला पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत पर ग्रीन वाले पे देखिए, ये वाला इस वाले पे खूब बरसात होती है, लेकिन इसी के पीछे जो वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाता है वहां पर बरसात ना के बराबर होती है, क्योंकि पर्वत के उस पर वर्षा हो जाती है, पर्वत के इस पर वृष्टि छाया प्रदेश होता है, तो जिस जो है वहां पर वर्षा नहीं के बराबर होती है। तो इसको भी आप समझिए दोस्तों। मैप पर थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश किया हूं, स्क्रीन क्लियर करता हूं। आप मैप दिखाने का तात्पर्य दोस्तों, अगर ऑप्शन में आए तो आप अंदाजा लगाकर सही कर पाए, बस यही मेरा मोटो होता है मैप दिखाने का। अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूं, जो है अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने व्यापार बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अब ये तो पूरा प्रश्न मैं जान रहा हूं नहीं है, जो है ये प्रश्न कंप्लीट भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसी प्रश्न के माध्यम से मैं आपको पूरे विश्व पटल पर भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अलग अलग देशों से हुए समझौतों को बता दूंगा, ताकि आपका काम हो जाए। रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू इंक्रीज ट्रेड? व्यापार बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हाल में समझौता हुआ है। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के लिए 29 दिसंबर 2022 को यह लागू हो गया है। यदि जो है हो तो दोनों देश इस साल 2 अप्रैल से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब समझिए 2 अप्रैल को हस्ताक्षर हुआ था और 29 दिसंबर से 2022 से यह लागू हो गया 22 में। अब आप कहेंगे सर जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, या फिर जो है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड ट्रेड जो है एग्रीमेंट क्या है? तो यह एग्रीमेंट दोस्तों ये है, आप यह जान लीजिए कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें मतलब एक देश दूसरे देश से कहता है कि आप अपनी वस्तुएं हमारे यहाँ बेचिए, हम अपनी वस्तुएं आपके यहाँ बेचेंगे, न हम आप पर अनावश्यक कर लगाएंगे, न आप हमारे पर अनाधिकृत या अनावश्यक या अधिक कर लगाएंगे। इसे मुक्त व्यापार कहा जाता है कि हम भी आपको कर में छूट देंगे, आप भी हमें कर में छूट दीजिए। यही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं किन देशों के साथ हो सकता है, अगर ऑप्शन में मिले तो आप इनको हल कर सकते हैं। भारत में कौन सा देश सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार है? तो अमेरिका सबसे बड़ा जो है हमारा, अमेरिका जो है भारत में निवेश किया है, व्यापार का भागीदार है, यहाँ से चीजों का जो है आना जाना होता है। भारत के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों में सबसे देखिए संयुक्त अरब अमीरात भी है, यहाँ से भी हमारा जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। यूनाइटेड किंगडम भी है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। इन सबसे जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है आप देख रहे हैं कि समझौता साइन भी हो गया है और इन सबसे भी बातचीत चल रही है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता अंतिम रूप देने के लिए करीब जब ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए बहुत ही उन्नत चरण में था, तो दोनों पर मतलब संयुक्त अरब अमीरात पर भी बातचीत चल रही है और ऑस्ट्रेलिया पर तो एकदम मान के चलिए कि साइन वगैरह हो गया है और यह लागू भी हो गया है। अब इस वर्ल्ड मैप को समझ लीजिए दोस्तों, ये क्या है वर्ल्ड मैप? ये जो है मैं कलर वाइज जो मैप बताने की कोशिश करता हूं, मैं आपके माइंड में एक जो है एक स्पेशल इमेज क्रिएट करना चाहता हूं। मेरा सिर्फ यही मोटो है, कुछ दिन आप हमसे पढ़ते रहेंगे, ये सारे मैप आपको याद करवा दूंगा। यह वाला एरिया आपका जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर, आपका एशिया वाला एरिया ये पर, यूरोप वाला एरिया यहाँ पर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पर। ये तो है आपके महाद्वीप। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो कलर हैं, रेड कलर मतलब खतरा, मतलब एकदम बंद, जहां पर जो है ट्रेड बहुत जो है बाहरी देशों से नहीं होता है। ये देखिए जो है दक्षिणी अमेरिका वगैरह, और उसी तरह से यहाँ पर नीचे भी कई देश हैं आप देख रहे हैं, ये वाले जो है हिंद महासागर में, जैसे थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, फिलीपींस वगैरह। उसी तरह यहाँ पर देखिए जो है दक्षिणी कोरिया, उत्तर कोरिया वाला भी एरिया है, वहां तो एकदम मैंने चाइना का जो है कुछ भाग है कुछ नहीं, वो भी दिया है। ग्रीन वाले जो जोन है, ये देखिए ग्रीन वाले जो जोन है मिस्र वगैरह लेकर के, और इधर से आपकी जो है नाइजीरिया वगैरह लेकर के, और ये जो आपका कनाडा और कनाडा, यूएसए, ये सब जो ग्रीन एरिया है, जो चूंकि देखिए उन्हीं के साथ बातचीत चल भी रही है, तो इस एरिया में फ्री ट्रेड जोन की बात होती है भारत से। तो यह मैप आपके सामने है। अब भारत भी कुछ चीजों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देता है, कुछ में नहीं, तो यही स्थिति है दोस्तों आपके सामने। मैप पर आप समझने की कोशिश करिए, विश्व मैप को, भारत मैप को जितनी बार देखेंगे, जितनी बार समझेंगे, एक एक प्रश्न आपके तैयार होते जाएंगे। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएं। अगला प्रश्न दोस्तों देखो, अगला प्रश्न है दोस्तों, नेग्लेरिया फाउलेरी ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है? इसको ध्यान से देखिए। व्हाट इज द नेग्लेरिया फाउलेरी ब्रेन ईटिंग अमीबा? हाँ तो दोस्तों यह एक अमीबा है जो ब्रेन की समस्या जो है पैदा करता है। इसके बारे में थोड़ा समझिए। नेग्लेरिया फाउलेरी जो है
एक तरह का अमीबा होता है जिसकी वजह से जिसे इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर गर्म मीठे पानी की झीलों, नदियों और नहरों और तालाबों में पाया जाता है और नाक के जरिए इंसानी दिमाग में घुस जाता है, माने इन्फेक्शन कर देता है और ब्रेन टिश्यू को प्रभावित करने लगता है। इसलिए देखते हो कि अक्सर गंदे पानी, नहरें, नदी, तालाब में नहाने के लिए मना किया जाता है लोगों को। अमीबा दो प्रकार का होता है। प्रसिद्ध अमीबॉयड जो है प्रोटिस्ट कैरोली जो है कैरोलिनियस जो कैरोलिनेंस को याद रखेंगे और अमीबा प्रोटीस को याद रखेंगे। अमीबॉयड, प्रोटिस्ट, कायोस, कैरोलिनियस को याद रखेंगे। अब इतना बड़ा नाम तो आप याद नहीं रख पाएंगे, तो एक शॉर्ट में समझ लीजिए कि अमीबा प्रोटीस और एक अमीबा जो है कैरोलिनेस, इन दोनों को बस याद रखेंगे, इतने से काम हो जाएगा। दोनों एक व्यापक रूप से जिनकी खेती वगैरह परीक्षण भी होता है, टोटल मैंने डेटा दिया है। यह एक कोश की जो है, एक तरह से एक कोश की होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया की तरह, और स्वपोषी और मृतपोषी भी होता है। और इसकी पहली बार अगर खोज की बात करें तो 1755 में जो है अगस्त जोहान रोलेस वान रोजेनहोफ ने किया था। यह इससे संबंधित स्टैटिक डेटा था पूरा। अब आइए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ब्रेन के टिश्यू को देखिए, यही अमीबा है जो प्रभावित करता है। अमीबा में न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, फूड वैक्यूल्स, टोटल डेटा जो है यहाँ पर इसका दिया हुआ है, जो है ईटोप्लाज्म वगैरह सब इसमें रहता है। हाँ, दिमाग को प्रभावित करने वाला अमीबा है दोस्तों, बहुत खतरनाक है, इससे बच के रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन जज एज प्रेजेंट? सुप्रीम कोर्ट में यह प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों। आइए देखते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में केवल 3 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। जस्टिस हिमा कोहली, बीबी नागरत्ना, बेला एम त्रिवेदी। इनको आप ध्यान रखेंगे। जस्टिस कोहली का कार्यकाल जो है 2024 तक चलेगा तथा जस्टिस त्रिवेदी का कार्यकाल 2025 तक, और इसी तरह जस्टिस जो है नागरत्ना की बात करें तो 27 तक कार्यकाल चलेगा। जस्टिस इंदिरा बनर्जी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, जो इनके पर एक चौथी थी, 4 लोग थी। इनके बारे में डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, और इन जो है महिला जस्टिस का जो है फोटो भी आपके सामने मैंने दिया है। ये है जस्टिस बीबी नागरत्ना, और यह है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, और यह है जस्टिस हिमा कोहली। सबके बारे में डिटेल। सबसे युवा की बात करें, जस्टिस हिमा कोहली जो है, इनको भी आप याद रखेंगे। यह प्रश्न दोस्तों आया था। इससे संबंधित अगर पूरा प्रश्न आपको याद हो, आप पेपर देने गए थे, तो कमेंट करके पेपर बताइए। गांधी जी का प्रश्न रोज आ रहा है। गांधी ने जब दांडी मार्च चलाया उस वक्त वायसराय कौन था? हु वाज द वायसराय व्हेन गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च? डेली में करवा रहा हूं, डेली गांधी जी से 1 नंबर आप लोग को मिल रहा है दोस्तों। जो पेपर देकर आ रहा हूं जान रहे होंगे, गांधी जी के पूरे 7वां आंदोलन में रोज रिवाइज कराता हूं, आज फिर करवाऊंगा, क्योंकि यहां से एकदम रट जाना। एक प्रश्न आता है, लॉर्ड इरविन वायसराय था, ये तो उत्तर रहा, लेकिन आइए और भी अब दांडी मार्च का पूरा ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि दांडी मार्च का जो प्रश्न पूछ चुका अब तो पूछेगा नहीं, तो अलग प्रश्न पूछेगा, उनको जरा देखते हैं। गांधी जी और उसके स्वयंसेवकों द्वारा 24 दिवसीय जो है 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया गया। बार बार सोचते हैं गांधी जी जो है, आप कई बार पढ़े होंगे कि जो है दांडी मार्च किया नमक कानून के, दांडी मार्च किया नमक कानून के लिए। आज आप ये जान लेंगे दोस्तों इस क्लास से कि नमक कानून था क्या, ये भी तो जरा जानिए। आपने ये शायद, मुझे लगता है बहुत कम लोग इसको पढ़े होंगे, या जो पढ़े होंगे तैयारी वाले तो उनको तो पता होगा, लेकिन बहुत कम लोग नमक कानून भी जान लीजिए। हो सकता है परीक्षा वाला भी इसकी तरफ मोड़े टीसीएस, क्योंकि टीसीएस अब टफ जीएस पूछ रहा है, टफ स्टैटिक पूछ रहा है। 1935 में नमक कर आयोग की अनुशंसा पर नमक आयात को प्रोत्साहन करने के लिए नमक पर कर लगाया जाना चाहिए, ये जो है एक आता है जो है अधिनियम। इसके बाद जो है नमक के उत्पादन को अपराध बना दिया गया तथा 1835 के नमक कर आयोग की अनुशंसा पर नमक के आयोग को जो है प्रोत्साहित करने के लिए नमक पर कर लगा दिया गया, और उसके बाद नमक उत्पादन को अपराध बना दिया गया। 1882 में बने भारतीय नमक कानून को जो है पुनः एकाधिकार स्थापित करा दिया गया। अब समझिए जरा यहाँ पर ये क्या है, मतलब अंग्रेजों का एक कहना था कि हमारे जो बाहर से जो हम नमक बनाने का अधिकार हमें रखिए, हम जो नमक लेकर आएंगे वह खाइए, जो आप लोग नमक बना रहे हैं वो बेकार है, उस पर हम जो है कर लगाते हैं, और अगर कोई नमक उत्पादन करता है तो अपराध है। तो गांधी जी को ये बात पता चली, गांधी जी कहे अच्छा ये बात है, हमारी बिल्ली हम ही से में आओ, हमारे यहाँ का नमक और हमें ही ना तुम खानो देखो। नमक को भी इंडिया वाले जो नमक के लिए जान दे देते हैं, नमक खाया है, वो सुने होंगे डायलॉग आपने जो है। तो अब गांधी जी के कुछ आंदोलन दोस्तों, पहला आंदोलन चंपारण जो है पूछ चुका है 1917, जो राजकुमार शुक्ल वाला 3 कठिया प्रथा, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद इंपॉर्टेंट में अब देखिए नमक सत्याग्रह जो है 1930 वाला भी आज परीक्षा में पूछ दिया, आप जानते हैं। भारत छोड़ो वाला भी पूछा हुआ था।
अब महत्वपूर्ण हो जाता है आपका रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन और दलित आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें अति महत्वपूर्ण की बात करें तो आप जो है असहयोग और रॉलेट एक्ट को तो याद रखेंगे, यहां से प्रश्न आने की संभावना पूरी बन जाती है डेट वाइज। अगला प्रश्न है संगीत कितने प्रकार के होते हैं, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूजिक आर दियर, तो 3 प्रकार के संगीत होते हैं। अगर यह प्रश्न आया था तो 3 उत्तर हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। इसकी एक रणजी ट्रॉफी का प्रश्न आया था दोस्तों, ये मुझे जो है पीडीएफ तैयार करते करते जो है मिला, तो रणजी ट्रॉफी में भी हु इज द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022, तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर इतिहास रचा और पहली बार रणजी ट्रॉफी का चैंपियन। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है, विच स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट। कई बार मैं बता चुका हूं दोस्तों, आज भी ये प्रश्न आया था जनसंख्या वाले मेरी वीडियो से, साक्षरता दर का प्रश्न। साक्षरता दर है क्या कि साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या गुणे 100 कर देंगे तो लिटरेसी रेट निकल जाता है। और अगर सबसे अधिक की बात करें तो केरल सही उत्तर हो जाएगा, ग्राफ के माध्यम से पढ़ाया हूं, ये मेरा बनाया हुआ कंटेंट रेगुलर एग्जाम में आ रहा है। और बिहार की सबसे लो थी, यह आज का उत्तर था, ये वाला बिहार, यही सही हो जाएगा। और उसी तरह से अगर सेकंड नंबर पे स्टेट में बात करें तो मिजोरम है, और बैड स्थिति में अरुणाचल प्रदेश जो है खराब स्थिति में सेकंड नंबर पे है। और यूटी की, ये तो राज्यों की स्थिति थी, इधर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यूटी की बात, लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अच्छी है और जम्मू एंड कश्मीर की साक्षरता दर सबसे खराब है केंद्र शासित प्रदेशों में, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, तो इसके नागभट्ट थे। कुछ वंश आज उनके संस्थापक दे दिया हूं, इसको याद करिए दोस्तों, जैसे हर्यक वंश के थे आपके बिंबिसार और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, शिशुनाग वंश के शिशुनाग थे, नंद वंश के महापदम नंद थे, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश के वासुदेव, सातवाहन के सिमुक, गुप्त के सिरुगुप्त और हुड़ के तोरमाण। इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा की जान है जो आपको यहां लाकर दे रहा हूं। नीरज चोपड़ा का एक प्रश्न आया था, पूरा प्रश्न तो नहीं मिला, शायद इजी प्रश्न था, भाला फेंक से संबंधित नीरज चोपड़ा है, यही प्रश्न आया हुआ था। नीरज चोपड़ा रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट, दैट इज द जेवेलियन थ्रो, तो ये था इसका, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों गरीबी का, कोई प्रश्न था, मुझे पूरा प्रश्न नहीं लेकिन मिला, लेकिन मैंने पूरा प्रश्न का डेटा तो आपको दे ही दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की गरीबी रेखा से जो है नीचे कितने लोग रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट 2021 हाउ मेनी पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लेवल। तो आइए उसको भी जान लेंगे, नया डेटा भी जान लेंगे 2019-21 का क्या है, और जो भी प्रश्न इसमें से आया हो आप कमेंट करिए, आपका उत्तर शायद इसमें मिल भी जाएगा। नीति आयोग रिपोर्ट 2021 कहती है कि 25% आबादी के लोग गरीब हैं, यह जान लीजिए, नई रिपोर्ट है। मतलब भारत की जनसंख्या का हर चौथा व्यक्ति गरीब है, 4 लोग अगर हैं तो 1 लोग उसमें से गरीब है। आपके अगल बगल अगर 4 लोग बैठे हैं तो 1 व्यक्ति गरीब है, देख लीजिए कौन है वो। 1 जनवरी 2015 की योजना का मतलब 1 जनवरी 2015 को इस नीति आयोग की जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, इसको ध्यान दीजिए, कई बार बताया हूं। परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ हैं और सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं, और पीएम हमेशा इसके हेड होते हैं, ध्यान रखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और नया आंकड़ा 2019-21 का एक और है, वह बताता है कि भारत की आबादी 16.4% गरीब रहती है और देश की जनसंख्या का 4.2% लोग बेहद निर्धनता की स्थिति में रहते हैं। यह 2021 का आंकड़ा है, 2019-21 का पिछला आंकड़ा, और नीति आयोग का आंकड़ा अलग है, वह 25% लोगों को गरीब बताती है। दोनों आंकड़ा था, कौन सा परीक्षा में आया था यह आप कमेंट करिए। मैकमोहन रेखा जो है किसके बीच में है, इससे संबंधित प्रश्न एक मिला था, खैर जो भी प्रश्न था, लेकिन मैं पूरी रेखाओं को आपको एक साथ यहाँ पर दोहराने के लिए जो है प्रयास कर रहा हूँ। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन अगर आया तो भारत चीन, और डूरंट की बात करें तो भारत अफगानिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान, और पाक जल संधि की बात करें तो श्रीलंका, जो कल बताया गया था। तो मैकमोहन दोस्तों आज देखिए आया हुआ था प्रश्न में। कर्नाटक संगीत के कितने स्वर हैं, टफेस्ट क्वेश्चन में से एक हो जाता है दोस्तों। हाउ मेनी नोट्स आर देयर इन द कर्नाटिक म्यूजिक, तो कर्नाटक संगीत में कुल 7 स्वर जो है होते हैं। यह कठिन प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा को कठिन बनाने का प्रयास था और कुछ नहीं था। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही हो, टेलीग्राम चैनल हमारा है, उसके बाद वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगली कौन सी आपके आने वाली भर्ती परीक्षा है, चूंकि अब यह भर्ती परीक्षा लगभग खात्मे की ओर है, शायद 11 मार्च को कुछ लोग का पेपर बचा हुआ है, तो उनके लिए भी कुछ कंटेंट मैं लाता रहूंगा दोस्तों, आप एकदम टेंशन न लीजिए। और कौन सी परीक्षा आपकी आने वाली है, एमटीएस, सीएचएसएल या और भी कोई परीक्षा है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए स्पेशल कंटेंट लगातार हेलो शिक्षा आपके लिए प्रोवाइड करता रहेगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हेलो शिक्षा परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले इसी तरह इंटरेस्टिंग किसी कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।